25 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है बच्चों। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, जरूर पढ़ के जाना बाबू, क्योंकि देख सकते हैं 2026 का यानी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का एक मुझे वायरल सा पेपर मिल चुका है। और ये पेपर आप देख सकते हो 348 केडी कोड का पेपर है बच्चों। और इस पेपर को जो बच्चा अच्छे से पढ़ के जाएगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर डिट्टो मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो बाबू, और इसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। देख लो, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया इस रात में, ताकि बच्चों को मैं इतना अच्छा सा क्वेश्चन पेपर जो हर एक सेट में फंस जाए और अच्छे से तैयारी कर लो। तो ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर होने जा रही है। आप केमिस्ट्री से डर रहे हो, कुछ नहीं पढ़े हो बाबू, इस पेपर को बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना। आप 70 में से 60 से लेकर 65 नंबर अचीव कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो काफी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। तो वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक के साथ स्टार्ट करना, प्यारा सा बाबू, सब लोग एक बार प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। सबसे पहले आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना, ये तो सब जानते हो, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे बच्चों 15 मिनट जो पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया है निर्देश, इसको आप गलती मत करना कि छोड़ना मत, मतलब पढ़ के ही स्टार्ट करना। चलिए, यहाँ निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके नंबर लिखा रहेगा, और गणनात्मक प्रश्नों के सामने गणना के समस्त पद देना है बच्चों, और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी देना है बच्चों, जहां आवश्यक हो रासायनिक केमिकल रिएक्शन भी देना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका आएगा बच्चों। अब बहुत बच्चे बोले सर ये क्वेश्चन पेपर हमें समझ में नहीं आता है, तो बहुत ही इजी से समझाऊंगा, चिंता मत करिए, बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना। चलिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें ध्यान से समझिए। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चूज कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान समझना है। कह रहा है इसमें कि हमारे निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क को पढ़कर कह रहा है कि विकल्प जो सही है उसका उत्तर पुस्तिका में चयन करिए। इस तरीके से पेपर आएगा। अभिकथन पहले पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में इस तरीके से आएगा बच्चों, इस बार इस तरीके से आएगा। अभिकथन दे देगा, पूछेगा विटामिन जो डी है हमारे शरीर के संग्रहित हो सकता है, हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। और यहाँ तर्क दिया है कि विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है, बिल्कुल दोनों। यहाँ ए नंबर में लिखा है ना कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है। क्या बच्चों, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। क्या कहेंगे कि तर्क और अभिकथन दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर पहला ही इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, अब इसके बाद से बच्चों यहाँ पे चलते हैं ख नंबर। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, Cr और यहाँ पे H2O जल इंटू 6 Cl3 कह रहा है कि बैगनी और Cr H2O 5Cl यहाँ पे कह रहा है बच्चों इंटू Cl2H2O, यानी कह रहा है कि हरा भूरा के बीच कौन से प्रकार का समयवता पाई जाती है, कौन से प्रकार का समयवता पाई जाती है बच्चों, इसके बारे में आपको बताना होगा। चलिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे देखिए, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। यानी कि यहाँ पे देखिए दूसरा लिखा है ना, यानी विलायक योजन समयवता, इसी के माध्यम से ये क्या होता है, हरा भूरा के बीच ये इस प्रकार का समयवता पाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ग नंबर। कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई है, क्या दी गई है, नीचे, और इनमें से किस तत्व का घनत्व जो होगा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, तत्व दिया है और यहाँ पे आगे तत्व है, इसके बाद से नीचे धात्विक त्रिज्या दिया है इसका, ठीक है ना। यहाँ Fi का 126, CO कोबाल्ट का 125, निकिल का यहाँ पे 125 और यहाँ पे Cu कॉपर 128 दिया है। कौन सा इसका ज्यादा होगा, याद रखिएगा बच्चों, यानी Cu कॉपर का इसका 128, इसका डेंसिटी सबसे अधिक होगा। इस तरीके से ऑप्शन भी देख लो, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, तो यहाँ पे Cu मार लेना, क्या होगा बच्चों, Cu इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है इसमें कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का यहाँ पे क्रम बताइए। बढ़ता हुआ अम्ल जो होगा उसकी प्रबलता को बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, बढ़ता हुआ अम्ल की बात करें तो एथेनॉल सबसे छोटा है, इससे बड़ा बच्चों फिनॉल है, इससे भी बड़ा एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल से भी बड़ा क्लोरो एसिटिक यानी अम्ल है, क्लोरो एसिटिक अम्ल है। इस तरीके से आपका तीसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अंक नंबर। अभिक्रिया दिया है यानी कि रिएक्शन, क्या है बच्चों, रिएक्शन दिया है सर, और Ar और यहाँ पे N2 प्लस और क्लोरीन पे ऋण आयन है, और कह रहा है कि जब रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर और HCl के साथ, यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ArCl प्लस N2 प्लस CuCl। तो इसका कह रहा है का नाम बताइए, कौन सी अभिक्रिया प्राप्त हो रही है, कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है बच्चों। तो याद करके बताना होगा सभी को, यानी कि जो बच्चे बता रहे हैं ना गाटर मान अभिक्रिया, उन सभी प्यारे रसगुल्लों का आंसर एकदम करेक्ट होगा दोस्त। आराम से पढ़ते जाओ, आराम से एक एक क्वेश्चन को लगाना होगा और पेपर में फतह करना होगा। 4 नंबर लिखा है, कॉलम ए में दिए गए हार्मोन्स को उनके द्वारा किए गए
और किए जाने वाले कार्यों का कॉलम बी से मिलान करिए बच्चों। यानी कि जो यहाँ पे ये हार्मोन्स है और यहाँ पे जो दिख रहा है इसके द्वारा किए गए कार्य को मिलान करना है बच्चों। चलिए इसमें लिखा है इंसुलिन। इंसुलिन लिखा है ना बच्चों, तो इंसुलिन को कहाँ लेके जाओगे बच्चों? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित करने का काम करता है। कौन? इंसुलिन। समझ में आ रहा है दोस्त? अब देखो बच्चों, थायरॉक्सिन जो होता है ना, ये शरीर की उपस्थिति यानी ए का बी पे मिला देना, और यानी थायरॉक्सिन जो होता है शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित और हृदय की दर श्वसन में वृद्धि करता है। यानी बी का आपका सी नंबर पे जाएगा बच्चों। और आपका जो ये वाला है यानी कि ये सी नंबर, यानी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है बच्चों, ये पुरुष के लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? पुरुष के जो लक्षण होगा उसके लिए उत्तरदायी। अब यहाँ पे डी नंबर लिखा है ना, मिनरैलो। मिनरैलो कार्टियोड, कार्टिकोड, इसका कहाँ पे जाएगा बच्चों? तो इसका बच्चों जाएगा गुद्दों में उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करना। इस तरीके से ये आपका चला जाएगा। और ये जो बच गया ये वाला, ये सेम आपका कहाँ पे जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कौन सा बच्चा है? डी नंबर, इस पे। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो ये 2 नंबर, ए का बी पे, बी का सी पे, और सी का ई पे, और डी का ए पे, और ई का डी पे। इस तरीके से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपके टोटल 6 विकल्प ही आएंगे और 6 आराम से ऐसे ही करना है। चलिए दोस्त, आगे की तरफ बढ़ते हुए इस रण को याद करेंगे और बोर्ड की कॉपी ऐसे लिखना बच्चों। क्या करोगे? सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना दोस्त, और क ख ग घ अंग च, ये सभी प्रश्न की क्रम डाल लेना ऐसे, और जो जो विकल्प सत्य है वैसे इसके विकल्प नंबर को भी उतार देना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने बताया सेम डिटो अगर करते हो आपका नंबर सबसे अधिक केमिस्ट्री में पाओगे। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्त, अब अगला प्रश्न देखते हैं यानी कि 2 नंबर से। और क्या बोला इसमें? 2 का क, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण का परिभाषा देना है। स्थिर भी बोल सकते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण का परिभाषा। यहाँ पे आ जाओ, आराम से समझो, एक क्वेश्चन को फतह करना होगा तो मेरे साथ जुड़ के रहना होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 2, और इसमें लिखेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या लिखो बच्चों? जैसे स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे 2 या अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब मिलावट, ठीक है ना? जो एक निश्चित तापमान पर क्या होता है बच्चों? जो एक निश्चित तापमान पे उबलते हैं और उनकी क्या करता है और बोल सकते हो जिसकी वाष्प और द्रव अवस्थाओं का क्या होता है बच्चों? रासायनिक संगठन का मान जो होगा समान होता है। इसी को हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसे पेपर में छाप के आना होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा ना, संक्रमण तत्वों की सक्रियता SC से CU तक का लगातार घटता है, यह स्पष्ट करके दिखाइए। ऐसे पूछेगा तो घबराना नहीं, आराम से समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखोगे? आराम समझिए। यानी ख नंबर का, आयनन एंथैल्पी में क्या होता है बच्चों की वृद्धि SC यानी स्कैंडियम से CU यानी कॉपर की ओर बढ़ने पर क्या होता है? कॉपर की ओर बढ़ने पर यानी परमाणुओं में यानी प्रभावी नाभिकीय क्या होता है बच्चों? प्रभावी नाभिकीय आवेश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसमें परमाणुओं का जो आकार होगा बच्चों, ये धात्विक त्रिज्या लगभग स्थिर रहता है या थोड़ा घटता है बच्चों। और आयनन एंथैल्पी जो होगा ना, इसका मान जो होगा लगातार बढ़ता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पेपर का आपको लिखना होगा आंसर। ठीक है ना बच्चों? चलिए सर, अगला प्रश्न बच्चों, ग नंबर। क्या बोला इसमें? निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिक जो है बच्चों, इसमें IUPAC का नाम बताना है बच्चों, और हर एक साल ऐसा पूछता है, तो घबराइएगा मत। सबसे पहले देखिए 2 ठे दिया है, CO और NH3 और 4 Cl NO2 और Cl, इसका IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आ जाओ, CO और NH3 और 4 Cl NO2 और Cl का यहाँ पे सबसे पहले नामकरण करेंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्रा एमीन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl जो है ना क्लोराइडो, और यहाँ पे देखिए नाइट्रेटो यानी कोबाल्ट जो होगा, इसमें क्या होगा? कोबाल्ट क्लोराइड जो होगा, ये कोबाल्ट जो होगा थर्ड, और यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा। इस तरीके से इसकी IUPAC नाम का कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दूसरा पूछा था। इसमें क्या पूछा है कि CO और NH3 6 और Cl3, इसका यहाँ पे IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? ध्यान समझिए। ऐसे आएगा ना तो एकदम फतह कर देना, एकदम धुआं धुआं उठा देना। क्या लिखोगे? नामकरण कि हेक्सोएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होगा। इसका नाम क्या होगा? हेक्सोएमीन कोबाल्ट क्लोराइड थर्ड। इस तरीके से इसका आंसर कर देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ के जाना दोस्त। एक ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित यौगिकों को यानी क्वथनांकों को बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि इसको लिखना है। जैसे पहला लिखा है यहाँ पे देखो ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। दूसरा क्या है? ब्रोमोफॉर्म। और तीसरा इसमें क्लोरोमेथेन। और चौथा जो है डाइब्रोमेथेन। आप इसका क्या करोगे बच्चों? इसमें बढ़ते हुए क्रम इसको व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ा क्या है इसमें? यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा इसमें मतलब कि यहाँ पे सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा तो ये होगा क्लोरोमेथेन होगा, इससे बड़ा थोड़ा ब्रोमोमेथेन होगा, इससे भी बड़ा यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? डाई ब्रोमोमेथेन। और इसके बाद से इससे भी बड़ा यानी ब्रोमोफॉर्म होगा।
इस तरीके से लिख लोगे आपका एक नंबर यहाँ से। दूसरा नंबर क्या है बच्चों, ये वाला, यानी लिखा है साफ साफ एक क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपेन क्लोराइड जो होगा 1 क्लोरोब्यूटेन होगा। आप इसको कैसे संरचना के माध्यम से समझोगे, यहाँ पे देखो लिखोगे सबसे पहले आइसोप्रोपेन क्लोराइड, यहाँ पे इससे भी बड़ी होगी 1, यानी क्लोरोप्रोपेन इससे भी बड़ी होगी 1 क्लोरोब्यूटेन। इस तरीके से कुछ क्रम में इसको व्यवस्थित करना होता है। समझ आ गया बच्चों? चलिए सर आगे बताइए ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे तीसरा का क कि C7H8O आणविक सूत्र वाले यानी मोनोहाइड्रिक यानी फिनालों की संरचना बताना है। और ये एकदम पेपर में आएगा दोस्त, इसको मिस मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालोगे तब इसका आंसर लिखना। चलिए सबसे पहला इसमें आपको संरचना बनाना था। सबसे पहले क्या करोगे, ये ओ क्रिस्टाल का बनाओगे। जो ओ है इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ बच्चों इसकी संरचना में CH3 और सिंगल बॉन्ड के साथ OH, इस तरीके से दो इसके समरूप में बनाओगे, जो इसको क्या बोलोगे, दो यानी 2 मेथिल यानी फिनॉल बोलोगे। इसके बाद दूसरा जो देखिए ये 3 मेथिल फिनॉल कैसे बनता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ OH और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है CH3H। यहां से देखिए सीधे 1 2 3 इस तरीके से 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ क्या OH जुड़ा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मेथिल फिनॉल हो जाएगा CH3। और ये जो होता है पी क्रिस्टाल के रूप में होता है। कुछ इस तरीके से इसका संरचना बना देना, आराम से इसी तरीके से पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है बच्चों कि बेंजीन का क्वथनांक जो दिया है इसमें 353.23 केल्विन और 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को अगर 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसका विलयन का क्वथनांक बढ़ के कितना होता है बच्चों, तो 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है और बेंजीन के लिए यानी केबी में मान इसका इतना है दिया है इसमें। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले जो मान दिया है ना, यानी इसमें बेंजीन का क्वथनांक, इसमें इतना ग्राम बेंजीन घोलने पर इसमें क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया, मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। याद रखिएगा मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। तो कैसे करोगे बच्चों, सबसे पहले काम करना, जो मान दिया ना इसको लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे T0V यानी 353.23 केल्विन, टीवी का कितना है तो 354.11 केल्विन, और WA यानी कि 1.80 ग्राम। ये WA क्या बाबू, अवाष्पशील विलेय का या मान दिया ग्राम में। WB क्या है प्यारे बच्चों, ये 90 ग्राम दिया है, बेंजीन का मान है। और MA का मान ज्ञात करना है, यानी कि मोलर द्रव्यमान। समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा लोगे। इसके बाद से हमें पूछा है कि आराम से आप मोलर द्रव्यमान का पता लगाइए क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, केबी का मान 2.53 केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल लिख लोगे। इसके बाद से लिखोगे डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी जब तक नहीं निकालोगे तब तक मोलर द्रव्यमान नहीं निकाल पाओगे, इसलिए डेल्टा टीवी बराबर TB माइनस TB नॉट। अब यहाँ पे 354.11 में से घटा दीजिए 353.123। अब कितना आएगा घटाने पर डेल्टा टीवी का मान, तो केबी गुणे WA गुणे 1000 बटा में MA गुणे WB। इस तरीके से आप सूत्र पे रखोगे। क्या करोगे बच्चों, इसको बस सूत्र पे रख के हल कर लेना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। इसका सॉल्यूशन करने के लिए बस मान रखिए डेल्टा टीवी का मान कितना यहाँ पे से रखोगे, देख लीजिए, तो ये रखोगे 0.88। कितना रखोगे, 0.88 रखोगे। इसके बाद से अब गुणा करिए, केबी का मान 2.53 और WA का मान 1.80। 1000 ये जो है लीटर में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं इसमें, तो ये सूत्र में ऑलरेडी रहता है पहले। और बटा में MA गुणे WB। अब इसका मान दिया है, MA का मान 0.88 और WB का मान 90। अब गुणा कर लो बच्चों। अब क्या आएगा इसमें, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से 9 से भाग दोगे, इसमें हल करके आएगा 57.5 ग्राम प्रति मोल। इस तरीके से आप आंसर कर लेना बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ग नंबर, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों का पूरा नाम बताना है। ये जो आपको रासायनिक समीकरण 1 और 2 दोनों दिया है ना, इसमें इसका पहले नंबर आप समीकरण का नाम बताइएगा। क्या बोला इसमें, समीकरण का नाम बताइए सर। तो यहाँ पे आ जाओ बच्चों, और यहाँ पे ग नंबर का ध्यान समझना, ये केमिस्ट्री है, ये सीज फायर करने वाली केमिस्ट्री है। सब लोग ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो कितने लोग तो चले ही जाएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लो, बढ़िया से पढ़ो सभी लोग ईमानदारी से। ग नंबर क्या लिखोगे इसका आंसर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड संरचना में एथिल बेंजीन है बच्चों। इसमें CH2 CH3 जो कि यहाँ पे क्या होगा KMnO4, जो कि ताप पे टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, तो ये हमें बेंजोनोइक प्राप्त होगा, जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ COH इस तरीके से रूप में रहने वाला है। अब इसमें दूसरा नंबर देखो बच्चों क्या लिखा है, C6H5CHO। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है H2NO NCO NHNN2O, इस तरीके से दिया है। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे
कि C6H5CHO ये जो है आपके रिएक्शन में क्या बनता है NH2CO NH2 इस तरीके से बना के जो ये हमारा उत्पाद प्राप्त होगा C6 यहाँ से H5 और CH और बराबर दे देना यहाँ पे NNHCO और NH2 यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ऐसे पेपर में सॉल्व करना होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वाला अगला क्या इसको तो आप खुद से भी कर सकते हो। प्रोटीन की द्विकुंडली संरचनाओं के में ए यानी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट की संरचना आपको बना देना है। कुछ है ना इसमें, आराम से इसका आंसर बना दोगे। आइए सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे घ नंबर का आंसर देखिए, ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा यानी प्लीटेड है। अब दोनों की आकृति पहले देखिए, इसमें आराम से पहले इसका फिगर समझ लो, क्योंकि पेपर में आपको बनाने के लिए पूछेगा, तो थोड़ा सा भी ना घबराइएगा, सीधे डीके सर की बात को याद रखना और डीके सर क्लासेस को फॉलो कर लो। सब लोग एक बार प्यारा सा सब्सक्राइब करके और तुरंत ही जुड़ जाओ। सब लोग इस तरीके से पेपर में इसका बनाना, ये हिलिक्स है, ठीक है ना, आराम से इस तरीके से बना लेना बच्चों। आराम से बनाने के बाद अब इसके बारे में लिखोगे कैसे कि अल्फा हिलिक्स और बीटा यानी प्लीटेड सीट में मुख्य अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है सीट में। ये जो है आपको थोड़ा इस तरीके से वर्गाकार और आयताकार के रूप में है, बट ये जो सर्किल की तरह है। तो आप ये इसको दोनों का अंतर देखिए, अल्फा हिलिक्स में यानी पेप्टाइड श्रृंखला एक दक्षिणवर्त सर्पिल यानी सर्पिल का मतलब कुंडलित संरचना वाली बनाती है, ऐसे बनाती है। जबकि बीटा प्लीटेड जो होता है ना, इसमें सीट जो होगी पाली यानी पेप्टाइड श्रृंखला अलग अलग यानी कि अगल बगल यानी स्थित होकर एक चपटी सी, जिस चपटा सा बना रही है बच्चों, चपटी सी प्लीटेड सीट का संरचना जैसा निर्माण कर देती है। इस तरीके से इसका अंतर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्त, और बहुत ही बेहद खतरनाक क्वेश्चन होने जा रहा है। आराम से सभी लोग पढ़ना इसको। 4 नंबर क्या बोला इसमें कि हेनरी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। हेनरी ने कौन कौन से आपको नियम दिया था बच्चों, आप इसकी घटना को कैसे अंजाम दोगे एग्जाम हाल में, ये समझो हेनरी के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालना और लिखोगे हेनरी के नियम के अनुसार व्याख्या। जैसे अधिकतम ऊंचाई पर कमजोरी क्यों होता है, जैसे आप बच्चों देखो, ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब यानी कि बहुत ही कम दाब कम हो जाता है, और हेनरी के नियम के आधार से कहोगे तो कम दाब के कारण ही रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है यानी कम हो जाती है, और इसी से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता बच्चों, जिससे कमजोरी और एरोनिया क्या बोलोगे सॉरी एनोक्सिया महसूस होने लगता है। इसी वजह से, समझ गए, आराम से इस तरीके से लिखोगे। आगे क्वेश्चन देखना बच्चों, इसमें क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, इसमें अधिकतम ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी की असुविधा थी, और ये जो है आप इसको पढ़ लेना, हेनरी के नियम की सहायता से परिघटनाओं का व्याख्या, ठीक है ना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है ध्यान समझना। इसमें 4 ठे बोला है, इसमें देखो 2 ठे, कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल यानी खोलने पर क्यों फफक जाती है, क्यों। आप देखे होंगे जैसे गर्मी के दिन में आप स्प्राइट की बोतल खोलते हो तो वो भी फफकने लगता है, तो क्या कारण होता है इसका, तो समझिए इसमें। यानी कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कहेंगे तो फफकती है, क्योंकि सोडा वाटर में यानी कि CO2 गैस उच्च दाब पर घुली होती है। क्या होती है, घुली होती है। जैसे ही बोतल खुल जाती है बच्चों, दाब अचानक से कम हो जाता है और हेनरी का नियम काम कर जाता है। तो कर लोगे ऐसे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये वायरल पेपर को जो बच्चा नहीं पढ़ेगा भाई दिक्कत में फंस सकता है। तो यहाँ पे आपका ख नंबर क्या बोलता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और तथा द्वितीय नियम को लिखिए। इस तरीके से पूछ रहा है, आइए आराम से यहाँ पे समझते हैं। और हर एक साल ये क्वेश्चन पूछता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखिए। तो यहाँ पे प्रथम नियम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने यानी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा अगर W प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा Q के समानुपाती होती है, इसी को प्रथम नियम कहते हैं, जिससे W बराबर ZIT हो जाएगा। इसको प्रथम नियम के अकॉर्डिंग मानेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, इसमें देखिए द्वितीय नियम, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े विभिन्न विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थ जो होगा बनेगा, वो जो होगा द्रव्यमान के उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। इसको बोलते हैं बच्चों यानी कि द्वितीय नियम। इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ग नंबर, सामान्य अभिक्रिया यहाँ पे दिया A से B के लिए, और A की सांद्रता जो है समय का आलेख चित्र दिया गया है नीचे, यहाँ पे समय का आलेख चित्र इस तरीके से दिया है, एक की सांद्रता इस तरीके से, और टाइम जो इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो कह रहे ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। पहला, अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, इसमें अभिक्रिया की जो कोटि होगी क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे A सांद्रता, यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे, तब से अभिक्रिया की कोटि शून्य की ओर अभिक्रिया है, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि जो कि शून्य की कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि सांद्रता और समय का ग्राफ जो होगा सीधे एक ही रूप में होगा, इसलिए सांद्रता और समय का ग्राफ समय सेम होगा, इसलिए इसका मान जो होगा शून्य कोटि हो जाएगा, समझे। दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए क्या पूछा है इसमें,
कि वक्र की ढलान क्या होगी। वक्र का जो ढलान होगा ये क्या होगा दोस्त, तो वक्र की ढलान जो होगी के, जहां वेग स्थिरांक होगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, वेग स्थिरांक की गहराई क्या है, सॉरी वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, इकाई पूछा है बच्चों। तो लिखेंगे इसमें कि वेग स्थिरांक की इकाई यानी कि मात्रक पूछा है, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, इस तरीके से लिख लोगे। अब मोल प्रति लीटर इंटू प्रति सेकेंड इस तरीके से यहां पर भी लिखोगे तो आपका यहां से आंसर बन जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं तो गम नहीं, आएगा वीडियो जबरदस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। लिखोगे निम्नलिखित में के संदर्भ में यानी कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड की तुलना में यहाँ पे बताना है कि कौन सा, मतलब पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और दूसरा नंबर ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो पहले समझिए यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में इसका बारे में लिखोगे, यानी कि तुलना करने का मतलब कहेगा तो इसका अंतर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लेंथेनाइड एक साइड, एक्टिनाइड इस एक साइड, आराम से समझिए। इसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होगा 4f कक्षक में भरते हैं और एक्टिनाइड में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा 5d यानी 5f कक्ष में ये भर जाते हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है लैंथेनाइड में, इस सामान्य विन्यास जो बनेगा xe का 4f1 में से घटेगा 14 5d और यहाँ पे डिग्री इनवर्स के रूप में, और ये छठा क्लास में रहेगा 6s2। और इसमें क्या होता है एक्टिनाइड में बच्चों, सामान्य विन्यास जब इसका होता है Rn5 और f1 to 14 और ये 6d डिग्री -1 इस तरीके से 7s का स्क्वायर। आप इस तरीके से दोनों में अंतर थोड़ा थोड़ा करके बता दोगे। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है इसका, तो मुख्य रूप से ये 3 धन आयन दर्शाते हैं, कभी कभी 2 प्लस और 4 प्लस भी दर्शाते हैं इस तरीके से। ये अब इसमें क्या होता है एक्टिनाइड में बच्चों, ये यानी कि 3 धन आयन के अलावा उच्चतर अवस्था में जैसे 4 5 प्लस प्लस इस तरीके से दर्शाते हैं। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो ना 5 नंबर से, 5 नंबर से देखो, ये तो हो गया। ये वर्नर के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा को बताइए। वर्नर ने क्या सिद्धांत दिया था, इसकी अवधारणा को, सिद्धांत को बताना है। ऐसा ही पेपर आएगा, इसको बढ़िया से पढ़ के जाना। देख रहे हो ना, इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो आप लोग, पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट लगा लो और तब से इसका पूरा फुल सोल्यूशन हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबी हो रही है। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लगा लो, स्क्रीनशॉट लगा लो फटाफट से, इसका भी लगा लो बच्चों। फिर हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दोगे, कमेंट करते हो कि सर फुल सोल्यूशन लाइए जल्दी से जल्दी, तो आज ही लेके आ जाऊंगा कुछ ही घंटों में। तो फुल सोल्यूशन के लिए कमेंट लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।